बैंक प्रमोशन की लास्ट वीडियो में हम बात कर रहे थे अबाउट द डिफरेंट टाइप ऑफ अकाउंट और उसी सीरीज को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं एंड आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट द लिक्विडेटर सोसाइटी क्लब्स एंड पार्टनरशिप फर्म्स एंड कंपनी अकाउंट्स के बारे में। सो मेक श्योर कि वीडियो को एंड तक जरूर गो थ्रू करना और अगर कोई डाउट रह जाता है ना तो उसे कमेंट सेक्शन में पोस्ट जरूर कर देना। और अगर आपको बैंक प्रमोशन से रिलेटेड फाइल चाहिए और बैंकिंग अवेयरनेस फाइल चाहिए तो आपको लिखना है प्रमोशन अपडेट, सिंपली डू राइट प्रमोशन अपडेट्स या सिंपली प्रमोशन लिख दीजिएगा और व्हाट्सएप कर दीजिए टू द नंबर 8360944207 के ऊपर। मैं आपके साथ सारी डिटेल शेयर कर दूंगा। चलिए आज का वीडियो करते हैं जल्दी से स्टार्ट। और अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं, मेरा नाम है आशीष जैन और मैं आपके लिए जेआईबी सीआईबी बैंक प्रमोशंस एंड सर्टिफिकेशन कोर्सेज की वीडियोस लेकर आता रहता हूं। सो मेक श्योर कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल नोटिफिकेशन आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि आगे आने वाली सब वीडियोस का एक्सेस आपको मिल पाए। सो हम स्टार्ट करने वाले हैं फ्रॉम द एग्जीक्यूटर्स एंड द एडमिनिस्ट्रेटर्स। अगर एग्जीक्यूटर की बात करें तो वो होता है बेसिकली जो पर्सन का नेम डाला गया है इन द विल बाय द डिजीज। यानी कि एक पर्सन है यहाँ पर पर्सन ए की हो जाती है डेथ और इन्होंने छोड़ी है पीछे एक वसीयत जिसको हम विल कह देते हैं और विल में डाला गया है पर्सन का नाम। लेट्स इन्होंने पर्सन बी का नाम डाल दिया तो पर्सन बी हो जाएगा एग्जीक्यूटर। अब इनके पास अथॉरिटी होगी, इनको अथॉरिटी दी जाएगी कि अब ये एस्टेट को मैनेज कर सकते हैं। यानी कि जो पर्सन ए की डेथ हुई है उनकी प्रॉपर्टी को, एसेट्स को मैनेज करने का काम ये कर सकते हैं। और दूसरी तरफ होता है एडमिनिस्ट्रेटर, यानी कि जब कोई विल नहीं एग्जिस्ट करती, वसीयत नहीं है, तो कोर्ट एक पर्सन को अपॉइंट करती है किसी पर्सन के, डिजीज पर्सन के एस्टेट को मैनेज करने के लिए एंड दैट इज सेड टू बी द एडमिनिस्ट्रेटर। उनको एडमिनिस्ट्रेटर कहा जाता है और अथॉरिटी स्टार्ट होगी विद द लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। यानी कि लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के बाद ये जो अथॉरिटी है वो स्टैब्लिश होगी। और एग्जीक्यूटिव के केस में अथॉरिटी स्टैब्लिश होगी आफ्टर द प्रोबेट, यानी कि जब प्रोबेट हो जाएगा उसके बाद जो एक अथॉरिटी है एग्जीक्यूटिव की वो स्टार्ट हो जाएगी। फिर उसके बाद बात आती है रिलेटेड टू रोल ऑफ एन एग्जीक्यूटर। क्या रोल है? अब जो पर्सन का नाम है वो डाला जाएगा विल में एंड उसको हम कहते हैं एग्जीक्यूटर। प्रोबेट ग्रांट की जाएगी, कोर्ट वैलिडेट करेगा उस वसीयत को और उसे एक प्रोबेशन सर्टिफिकेट, प्रोबेट सर्टिफिकेट दे देगा एंड दैट विल बी एन ऑपरेशनल अथॉरिटी। यानी कि बैंक उस प्रोबेट अथॉरिटी को मान सकता है एंड ये सभी मैनेज को सभी जो भी एस्टेट्स हैं उनको मैनेज कर पाएगा, जिसमें इवन बैंक अकाउंट भी शामिल हो सकते हैं। वहीं पर अगर एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंटमेंट की बात करें तो कोर्ट ही अपॉइंट करता है। जहां पर कोई विल एग्जिस्ट नहीं करती है तो कोर्ट एक सूटेबल एडमिनिस्ट्रेटर को अपॉइंट कर देगा और लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के साथ जो अथॉरिटी है वो स्टैब्लिश हो जाएगी, ऑफिशियल अथॉरिटी बन जाएगी एंड एक लीगल स्टैंडिंग बन जाएगी टू द प्रोबेट। एंड ये इक्वल पावर्स होती है, जैसे एग्जीक्यूटिव के पास पावर होती है सेम पावर्स होती हैं एडमिनिस्ट्रेटर के पास। Now, let's have a look at the probate versus the letter of administration। जो probate है वो कंफर्म करता है कि विल जो थी वो बिल्कुल सही है और कब वो इशू की गई, अभी क्या वो वैलिड है, एग्जीक्यूटिव का नाम उसमें था एंड बैंक उस probate लेटर के ऊपर डिपेंड कर सकते हैं। लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो एक कोर्ट के द्वारा इशू की जाती है जब कोई विल यानी कि वसीयत एग्जिस्ट नहीं करती है। कोर्ट एक एडमिनिस्ट्रेटर को अपॉइंट करती है और सिमिलर इफेक्ट होता है जैसे कि होता है इन केस ऑफ द प्रोबेट। एंड ये बेसिकली इंटरेस्ट आपका, जैसे लेट्स से जब आपने सक्सेशन देना आगे तो उसके लिए काफी ज्यादा जरूरी बन जाती है। चलिए उसके बाद बात करने वाले रिलेटेड टू द बैंक अकाउंट ऑपरेशंस। तो एग्जीक्यूटर एंड अथॉरिटी के पास, जो एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं उनके पास एक अथॉरिटी होती है कि वो एक अकाउंट ओपन कर सकते हैं एंड उसमें जो लीगल हेयर्स है वो कोई ऑपरेशन नहीं कर सकते अनटिल और अनलेस जो प्रोबेट है या फिर जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है वो उनको अलाउ करे कि वो उस अकाउंट में ऑपरेशन कर सकते हैं। लेकिन वो अकाउंट होगा किसके नाम पर? एग्जीक्यूटर चला सकता है उसको या फिर एडमिनिस्ट्रेटर उसको चला सकता है। दैट इज द केस, ठीक है। या फिर लेट्स से अकाउंट जो है वो कंटिन्यूड रहेगा अनटिल और अनलेस जो कोर्ट है उस अकाउंट को बंद करने का आदेश ना दे दे, अकाउंट वो कंटिन्यूड चलता रहेगा। आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द अकाउंट्स रिलेटेड टू सोसाइटीज एंड क्लब्स। अब सोसाइटी को लेकर के अगर हम अकाउंट्स की बात करते हैं, क्लब्स को लेकर के अकाउंट्स की बात करते हैं, दैट इज गवर्न बाय द सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट। एंड जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनको ये रूल्स बाय लॉज फॉलो करने होते हैं रिलेटेड टू द लीगल फ्रेमवर्क एंड वो अपना अकाउंट उस हिसाब से ओपन कर सकते हैं। एंड अगर उनको अपने बैंकिंग ऑपरेशंस चलाने हैं तो डेफिनेटली कमेटी जो है वो रेजोल्यूशन बनाएगी। सो लेट्स से एक क्लब है यहाँ पर और क्लब ने अपने ऑपरेशंस चलाने हैं तो क्लब के केस में कुछ एक इंपॉर्टेंट पर्सन रहेंगे, कमेटी बनेगी एंड दैट कमेटी इज टू बी अंडर द लीगल फ्रेमवर्क, राइट। एंड उस कमेटी के हिसाब से लेट्स से एक पर्सन है प्रेसिडेंट, एक है सेक्रेटरी और एक है कैशियर। तो ये तीनों पर्सन
जो है अथॉरिटी रखेंगे अकाउंट को ऑपरेट करने से रिलेटेड, और जो कमेटी रेजोल्यूशन पास करेगी उसके हिसाब से अकाउंट ओपन किए जाएंगे। लाइक लेट्स से इन द केस ऑफ द सोसाइटीज कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है? सबसे पहली चीज है कि रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए, एंड उनके क्या बायलॉज है, यानी कि उनकी इंटरनल क्या रूल्स रेगुलेशंस हैं, कौन पर्सन अकाउंट को ऑपरेट कर सकते हैं, वो पूरे बायलॉज आपको प्रोवाइड करेंगे। कमेटी रेजोल्यूशन होगा कि अथॉरिटी किस तरह से रहने वाली है बैंक ऑपरेशंस को लेकर के, एंड ऑफिस बेरर्स की लिस्ट होगी कि कौन पर्सन हैं जो ऑफिस को अटेन कर रखे हैं, एंड फर्दर उनके पास क्या अथॉरिटी है, एंड उनके ऑथराइज सिग्नेचर्स क्या है, वो सब चीजें उसके ऊपर मेंशन की जाएंगी। फर्दर इट्स रिलेटेड टू कि अगर किसी ऑथराइज सिग्नेटर की डेथ हो जाती है तो अकाउंट ऑपरेशंस को बंद कर दिया जाएगा। जो पिछले चेक हैं उनको पास किया जाएगा, ऑनर किया जाएगा, कमेटी की मीटिंग होगी, नया मैंडेट दिया जाएगा कि अब नई अथॉरिटी किसके पास है। जैसे ट्रस्ट के केस में होता था ना, सेम वैसा ही सिनेरियो इनके केस में रहने वाला है। अब इसके बाद हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो एक अकाउंट टाइप है, दैट इज द पार्टनरशिप फर्म्स। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मेक श्योर करना कि वीडियो को एंड तक जरूर गो थ्रू करना। और अगर यहां तक वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, एंड वीडियो को शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड्स कलीग्स के साथ जो जेआरबी की तैयारी कर रहे हैं, प्रमोशंस की तैयारी कर रहे हैं। देखो, पार्टनरशिप फर्म को गवर्न किया जाता है अंडर द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। यानी कि जहां पर दो या उससे ज्यादा पर्सन्स इकट्ठे मिलकर के इकट्ठे हुए हैं कि वो अग्री करते हैं कि प्रॉफिट्स को शेयर करेंगे बिजनेस में, दैट इज बेसिकली व्हाट उसे हम कहते हैं पार्टनरशिप। और पार्टनरशिप रिटर्न भी हो सकती है या फिर ऑरल पार्टनरशिप भी हो सकती है, मुंह जुबानी भी पार्टनरशिप बन सकती है, और ये कोई लीगल एंटिटी नहीं होती है, अलग से कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती है। एंड यहां पर पार्टनरशिप नाम से बनते हैं, किससे? पार्टनर से मिलकर के बनती है पार्टनरशिप फर्म। और ये जो पार्टनर्स होते हैं ना, ये एजेंट की तरह काम करते हैं, और साथ के साथ ये ऑनर भी होते हैं, यानी कि ये एजेंट भी हैं पार्टनरशिप फर्म के, और ये ऑनर भी होते हैं, और इनकी अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो रजिस्ट्रेशन की बात करें तो रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी नहीं है, लेकिन अगर कोई फर्म अनरजिस्टर्ड है तो वो किसी दूसरी फर्म को सू नहीं कर सकती, एंड फर्दर कोई दूसरी फर्म भी उसको सू नहीं कर सकती। सो अगर बैंक लोन देगा तो वो रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म को देगा, अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म को बैंक लोन नहीं देता है। और इसमें सिंपल एक मीनिंग होता है पार्टनरशिप का, दैट्स म्यूचुअल एजेंसी एंड प्रॉफिट शेयरिंग, यानी कि एक दूसरे को लेकर के काम करेंगे और प्रॉफिट शेयर करेंगे, दैट इज अ मेन फंडा रिलेटेड टू इट। और बैंकिंग इंपैक्ट की बात करें तो बैंक अनरजिस्टर्ड फर्म्स को लोन नहीं देता है, और रजिस्ट्रेशन बहुत ज्यादा जरूरी है क्रेडिट वर्दीनेस को चेक करने के लिए। फर्दर फिर बात आती है रिलेटेड टू द नंबर ऑफ पार्टनर्स इन केस ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। देखो, अगर नंबर ऑफ पार्टनर्स की बात करें तो मिनिमम नंबर चाहिए, 2 पार्टनर्स तो चाहिए चाहिए कम से कम। और अगर बैंकिंग बिजनेस से रिलेटेड है तो मैक्सिमम पार्टनर्स हो सकते हैं 10। एंड अगर नॉन बैंकिंग फर्म से रिलेटेड है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स हो सकते हैं 20। लेकिन पार्टनरशिप एक्ट में कहा गया कि मैक्सिमम नंबर ऑफ जो पार्टनर्स हो सकते हैं दोज आर लिमिटेड टू 50। और कई जगह पर ना आपको नंबर देखने को मिल जाएगा 100, दैट इज एज पर द कंपनीज एक्ट। ठीक है, यानी कंपनीज एक्ट ये कहती है कि अगर नंबर ऑफ पार्टनर्स 100 से ज्यादा हो गया तो वो कोई पार्टनरशिप फर्म नहीं बन सकती, राइट? तो हमने जो नंबर कंसीडर करना है वो कंसीडर करना है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स जो हो सकते हैं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं, वो 50 ही लिख के आ रहा है ना, अगर आपको बैंकिंग पॉइंट से अगर कोई नहीं पूछता है। ठीक है। एंड अगर पार्टनर्स की टाइप की बात करें तो पार्टनर्स अलग अलग तरह के होते हैं। एक होते हैं एक्टिव पार्टनर जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एक होते हैं स्लीपिंग पार्टनर जो बिजनेस में पार्टिसिपेट नहीं करते, सिर्फ प्रॉफिट शेयरिंग करते हैं। एक होते हैं नॉमिनल पार्टनर्स जो लेंड करते हैं उनके नाम में लेकिन उनकी कोई रियल इन्वेस्टमेंट नहीं होती है। एक होते हैं पार्टनर बाय एस्टोपल, होल्डिंग आउट पार्टनर। ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, होल्डिंग आउट पार्टनर को ध्यान से समझना, इसके साथ रिलेटेड क्वेश्चन भी आते हैं। दैट इज सेड टू बी होल्डिंग आउट पार्टनर, या इसको हम कहते हैं पार्टनर बाय एस्टोपेल भी कहते हैं। वी ऑल्सो से टू बी पार्टनर बाय एस्टोपेल। लेट्स से एबीसी फर्म है और इन्होंने शोकेस किया कि पर्सन डी भी इनका एक पार्टनर है, और ये इकट्ठे मिलकर के चले गए पर्सन ई के साथ, और पर्सन ई ने सिर्फ ये जानते हुए कि डी भी इनका पार्टनर है एक डील कर ली इस पार्टनरशिप फर्म के साथ। अब क्योंकि ई को ये लगा कि डी भी उनका पार्टनर है, तो जो लाइबिलिटी होगी उस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन से रिलेटेड, दैट विल बी रिलेटेड टू पर्सन डी आल्सो, राइट? यानी कि इंप्रेशन जब आप क्रिएट कर देते हो कि मैं भी पार्टनर हूं, डील इस हिसाब से होती है, तब उसके केस में आपको भी पार्टनर कंसीडर किया जाएगा। एंड इसे हम कहते हैं होल्डिंग आउट पार्टनर, या फिर हम कहते हैं पार्टनर बाय एस्टॉपेल। अब माइनर पार्टनर हो सकता है क्या? नो, माइनर पर्सन कैन नॉट बी द पार्टनर इन द पार्टनरशिप फर्म, लेकिन माइनर को एडमिसिबल माना जा सकता है पार्टनरशिप फर्म में फॉर द
बेनिफिट्स ओनली, यानी कि प्रॉफिट शेयरिंग के लिए माना जा सकता है। सो दैट्स द केस, ठीक है। एज अ स्पेशल पार्टनर रहेगा वो, यानी कि हम स्पेशल पार्टनर का केस कह सकते हैं मायने का, सिर्फ प्रॉफिट शेयरिंग के लिए रहेगा, बेनिफिट्स के लिए रहेगा, उसकी कोई पर्सनल लाइबिलिटी नहीं रहेगी। सिर्फ और सिर्फ जो उनका शेयर है माइनर का पार्टनरशिप फर्म में, सिर्फ उतनी ही उनकी मैक्सिमम लाइबिलिटी होगी, एंड वो फर्म को बाइंड नहीं कर सकता है थ्रू देयर एक्शन। लेकिन हाँ, अगर उन्हें अकाउंट स्टेटमेंट चाहिए तो डेफिनेटली दे कैन विजिट द बैंक एंड अपनी आइडेंटिटी को वेरीफाई करवाने के बाद उनको अकाउंट स्टेटमेंट मिल जाएगी। क्या वो काउंटर मांड कर सकते हैं चेक्स को? नो। तो वो नो चेक काउंटर मांडिंग, यानी कि चेक की अगर स्टॉप पेमेंट करवानी है तो वो स्टॉप पेमेंट नहीं कर पाएंगे। दैट इज नॉट अलाउड एट ऑल टू द पार्टनर, राइट। सो पार्ट जो माइनर है वो कभी भी फुल पार्टनर नहीं बन सकता, सिर्फ बेनिफिट मिलते हैं। जो लाइबिलिटी है दैट इज लिमिटेड टू हिज ओन शेयर, एंड मेजोरिटी अटेन करने के बाद विद इन 6 मंथ्स उनको पास ऑप्शन होती है कि आइदर दे विल बी चूजिंग दे वांट टू बी द पार्टनर इन द पार्टनरशिप फर्म, या फिर वो चूज करेंगे कि उनको पार्टनर नहीं बनना है। तो अगर वो चूज करते हैं कि उनको पार्टनर बनना है, तो शुरू से लेकर के जब से उनको प्रॉफिट मिलने शुरू हुए थे इस पार्टनरशिप फर्म में, तब से उनकी लाइबिलिटी सारी स्टैब्लिश हो जाएगी। एंड इन केस अगर वो कहते हैं मुझे पार्टनर नहीं बनना है, जिस तारीख को नोटिस दिया या नोटिस उन्होंने अवॉइड कर दिया, दिया ही नहीं, तो ये कंसीडर किया जाएगा कि दे डोंट वांट टू बी द पार्टनर, वो पार्टनर नहीं बनना चाहते हैं, एंड उनकी लाइबिलिटी मैक्सिमम उस डेट तक की रहेगी, एंड आगे आने वाली किसी भी ट्रांजेक्शन के लेकर उनकी लाइबिलिटी नहीं होगी, राइट। चलिए, देन इट्स रिलेटेड टू थर्ड पार्टी मैंडेट। तो थर्ड पार्टी मैंडेट का मतलब रहता है रिलेटेड की कंसेंट रिक्वायर्ड रहेगा, सभी पार्टनर इसको अग्री करना पड़ेगा इन राइटिंग कि अगर आप किसी पर्सन को ऑथोरिटी देना चाहते हो कि वो पर्सन हमारा अकाउंट ऑपरेट करे। एंड टिपिकली चार्टर्ड अकाउंटेंट्स या बुक कीपर्स के लिए ये अथॉरिटी दी जाती है जब अकाउंट्स को मैनेज करना होता है। देन इट्स रिलेटेड टू चेक हैंडलिंग रूल्स। फर्म नेम के जो चेक होंगे वो सिर्फ फर्म के अकाउंट में जाएंगे एंड पर्सनल अकाउंट में क्रेडिट नहीं किए जा सकते, लेकिन पार्टनर्स के जो पर्सनल चेक्स हैं उनको क्रेडिट किया जा सकता है फर्म के अकाउंट में प्रॉपर ऑथराइजेशन के बाद। दैट कैन बी डन व्हाई? बिकॉज जो पार्टनर्स होते हैं इनकी लाइबिलिटी होती है अनलिमिटेड लाइबिलिटी। अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब होता है कि पार्टनर्स जो हैं, whosoever आर द पार्टनर्स इन द पार्टनरशिप फर्म, इनका जो शेयर है पार्टनरशिप फर्म में वो तो लायबल होता ही होता है, लेकिन इनकी पर्सनल लाइबिलिटी भी रहती है। देर आर आल्सो पर्सनली लायबल, कि कल को कोई दिक्कत रहती है तो इनको अपना पैसा भी, खुद का पैसा भी देना पड़ सकता है। दैट इज द थिंग। एंड एज आई टोल्ड यू द लाइबिलिटी इज अनलिमिटेड लाइबिलिटी, दीज आर जॉइंट लाइबिलिटी है, सभी पार्टनर्स इकट्ठे भी लायबल हैं और इंडिविजुअली भी लायबल हैं। एंड पार्टनर्स के ऊपर होती है एक इम्प्लाइड अथॉरिटी। इम्प्लाइड अथॉरिटी ये होती है कि पार्टनर्स अपने काम काज के थ्रू, यानी कि अगर ये गुड फेथ में, बोनाफाइड तरीके में या जनरल वर्किंग के दौरान जो काम करते हैं पार्टनरशिप फर्म के लिए, उससे ये पार्टनरशिप फर्म के दूसरे पार्टनर्स को भी बाइंड कर देते हैं। दैट इज द इम्प्लाइड अथॉरिटी टू द पार्टनर्स। क्या एचयूएफ पार्टनर बन सकता है? नो, एचयूएफ पार्टनर नहीं बन सकता क्योंकि वो कोई अलग से लीगल एंटिटी नहीं है, ठीक है। करता इंडिविजुअल कैपेसिटी में बन सकता है, लेकिन एचयूएफ खुद पार्टनर नहीं बन सकता। लेकिन कंपनी जो होती है, अगर उसके आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन अलाउ करते हैं तो कंपनी एक पार्टनर बन सकती है पार्टनरशिप फर्म में, बिकॉज कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। कंपनी को कहा गया है कि एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, तो कंपनी पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर बन सकती है, बट एचयूएफ कैन नॉट बी अ पार्टनर इन द पार्टनरशिप फर्म। फॉर द स्टॉप पेमेंट अथॉरिटी जो होती है वो किसी भी पार्टनर का अधिकार है, एंड दैट विल बी बाइंडिंग ऑन द बैंक। माइनर पर्सन स्टॉप पेमेंट नहीं करवा सकता। लेट्स टेक द केस कि ए बी सी तीन पार्टनर्स हैं और ए पर्सन ने चेक इशू किया, राइट, एंड पर्सन बी चला गया बैंक में एंड स्टॉप पेमेंट करवा दी, तो स्टॉप पेमेंट हो जाएगी, दैट विल बी डन, काउंटर मांडिंग हो जाएगी। लेकिन अब बी पर्सन को लगता नहीं ये तो मैंने गलत कर दिया, और बी पर्सन दोबारा जाता है बैंक के पास एंड कहता है इसको दोबारा रीइंस्टेट कर दो, तो वो नहीं होगा। यानी कि रीइंस्टेट करवाने के लिए ऑल पार्टनर्स आर टू साइन। सेम चेक को रीइंस्टेट करवाने के लिए सभी पार्टनर्स को साइन करने पड़ेंगे उस इंस्ट्रूमेंट के ऊपर कि भाई ये चेक हम देना चाहते थे, हम क्लियर करवाना चाहते थे। सो दैट्स द केस रिलेटेड टू इट, ठीक है। फर्दर एम्प्लॉयड अथॉरिटी से रिलेटेड बताया कि जो भी एक्ट आपने कर रहे हैं यूजुअल कोर्स में सभी बाइंडिंग होंगे, एंड अगर आपने साइन किया है फर्म के बिहाफ के ऊपर नॉट इन पर्सनल कैपेसिटी, वो भी बाइंडिंग होगा। एंड अथॉरिटी जो होती है वो एक्सटेंड करती है टुवर्ड द नॉर्मल बिजनेस ट्रांजेक्शंस, अगर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ट्रांजेक्शंस करते हो उसके ऊपर नहीं होती है। एंड पार्टनर्स जो भी कामकाज करते हैं एक दूसरे पार्टनर के ऊपर म्यूचुअल बाइंडिंग होती है, वो चीज, राइट। फर्दर नाउ लेट्स टॉक अबाउट द क्रेडिट बैलेंस, डेथ और इंसैनिटी, राइट।
तो इन केस अगर क्रेडिट बैलेंस था अकाउंट में, तो उसके केस में अकाउंट अगर किसी पर्सन की डेथ हो जाती है या कोई पर्सन इनसेन हो जाता है, पागल हो जाता है, उसके केस में अकाउंट कंटिन्यू नहीं होगा। जो भी शेयर होगा वो रिमेनिंग पार्टनर्स को पे कर दिया जाएगा, लीगल हेयर्स को पे कर दिया जाएगा ऑल टुगेदर। लेट्स से पर्सन ए बी सी जो है वो है पार्टनर्स, पर्सन बी की हो जाती है डेथ, तो पर्सन ए एंड द लीगल हेयर ऑफ पर्सन बी, जो भी लीगल हेयर्स हैं पर्सन बी के, उनको और पर्सन सी तीनों को ज्वाइंटली पैसा दे दिया जाएगा शेयर के हिसाब से, डेट इज इट, अगर क्रेडिट बैलेंस है। एंड फर्दर फ्रेश मैंडेट लिया जाएगा, उसके बाद अकाउंट ओपन करा जाएगा, नया अकाउंट ओपन जो है किया जाएगा, शुरुआत की जाएगी। फर्दर इट्स रिलेटेड टू क्रेडिट बैलेंस चेंजेस इन द पार्टनरशिप। मान लो क्रेडिट बैलेंस है और पार्टनरशिप में किया कर दिया जाता है चेंज, नया पार्टनर आपका आ चुका है, तो आप उनके सिग्नेचर लोगे, बैलेंस कंफर्मेशन करोगे फ्रॉम द नया पार्टनर से एंड उसको कंटिन्यू कर दोगे। एंड पार्टनर अगर रिटायर होता है तो उसका नाम डिलीट कर दोगे विद द कंसेंट ऑफ द रिटायरिंग पार्टनर। एंड पार्टनर इंसॉल्वेंसी के ऊपर भी आप टेम्परेरीली अकाउंट के ऑपरेशंस को बंद कर दोगे एंड फिर ऑफिशियल रिसीवर के थ्रू पार्टनर्स के साथ मिल करके जो अकाउंट है उसको ऑपरेट किया जाएगा। इंसॉल्वेंसी का मतलब है दिवालियापन हो जाना, अब क्योंकि उसमें शेयर जो था इंसॉल्वेंट पार्टनर का भी है, तो जो ऑफिशियल लिक्विडेटर होगा उनके साथ मिलकर के ही अकाउंट ऑपरेट हो सकता है, नॉट विदाउट हिम। फर्दर अगर डेबिट बैलेंस है अकाउंट में और डेथ या इंसॉल्वेंसी हो जाती है तो अकाउंट ऑपरेशंस को बंद कर दिया जाएगा एंड क्लेटन रूल एप्लीकेबल हो जाएगा। ठीक है, क्लेटन रूल एप्लीकेबल होता है तभी एक्चुअल में जो अकाउंट होते हैं, ऑपरेशंस होते हैं, उनको बंद किया जाता है। अब क्लेटन रूल क्या होता है? क्लेटन रूल ये कहता है कि सेट ऑफ डेबिट बैलेंस को कौन करेगा, सबसे पहले जो डेबिट बैलेंस था वो सबसे पहले सेट ऑफ होगा। ठीक है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट बेसिस पर। लेट्स से 1 तारीख को, 2 तारीख को, 3 तारीख को ट्रांजेक्शन की गई। 1 तारीख को 10,000 की, 2 तारीख को 15,000 की और 3 तारीख को 20,000 की ट्रांजेक्शन करी गई। और लेट से ये ट्रांजेक्शन करी थी पर्सन ए ने, ये बी ने और ये सी ने। और पर्सन जो बी है वो कहता है कि जो 15,000 मैंने डेबिट किए थे वो जमा करवाना चाहता हूँ, और वो जाता है बैंक में और यहाँ पर 15,000 पे जमा करवा देता है, क्रेडिट करवा देता है। अब पर्सन बी ने अपनी तरफ से जमा करवा दी और कहता है कि भाई मेरी लाइबिलिटी खत्म होगी 15,000 की, मैंने जमा करवा दी, लेकिन ऐसा नहीं होता। क्लेटन रूल ये कहता है कि भाई जो 15,000 पे तुमने जमा करवाए वो सेट ऑफ करेंगे सबसे पुरानी एंट्री को, यानी कि जो 1 तारीख को एंट्री हुई थी 10,000 की, उसको सेट ऑफ करेंगे, राइट? तो 10,000 वो सेट ऑफ हो गया और सिर्फ 5,000 सेट ऑफ करेगा यहाँ पर 15,000 वाली एंट्री को, 10,000 अभी पेंडिंग रह गया, राइट? तो ये होता है क्लेटन रूल। तो अगर डेबिट बैलेंस और किसी पर्सन की डेथ हो गई है तो लाइबिलिटी पे ऑफ कर दोगे, तो ये नहीं होगा कि उस पर्सन की लाइबिलिटी खत्म हो जाएगी। तो यहां पर क्लेटन रूल को प्रिवेंट करने के लिए क्या किया जाता है, बेसिकली अकाउंट ऑपरेशंस को ही बंद कर दिया जाता है, राइट? एंड लीगल हेयर जो होते हैं वो बैलेंस कंफर्मेशन करते हैं, यानी कि बैलेंस बीसी लेटर जो होता है वो जमा करवाएंगे एंड फिर उनके ऊपर लाइबिलिटी शिफ्ट हो जाती है। एंड इन केस अगर नया पार्टनर ऐड किया गया, नए पार्टनर की एडिशन हुई है, तो नया बैलेंस कंफर्मेशन लिया जाएगा एंड फर्दर ये इंश्योर किया जाएगा कि नए पार्टनर को लाइबिलिटीज के बारे में पता हो, नया अग्रीमेंट साइन किया जाएगा एंड अकॉर्डिंगली बैंक रिकॉर्ड्स को अपडेट किया जाएगा, डेट इज टू बी डन अगर नया पार्टनर ऐड किया गया, राइट? सो फिलहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आई होप कि आपको पार्टनरशिप फर्म से रिलेटेड सभी रूल्स के बारे में पता लग गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आने वाले हैं, सो मेक श्योर कर लो कि अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एंड अगर आपको प्रमोशंस के सभी अपडेट्स एंड पीडीएफ चाहिए तो जल्दी से लिखो प्रमोशंस और उसे व्हाट्सएप कर दो टू द नंबर 83609 4420 7 के ऊपर एंड आई विल बी शेयरिंग ऑल द डिटेल्स विद यू। हैप्पी लर्निंग।